हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को बताना एक बार, मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। भविष्य के सभी दरोगाएं हाजिरी लगा दें। तुम दरोगा बनोगे, समझ रहे हो खुद को, एक बार सोचो। तुम दरोगा बनोगे, 2 स्टार हो गए, चोर डकैतों को पकड़ोगे, कैसा लगेगा तुम्हें, एक बार फील करो। कभी कभी मैं सोचता हूं, बताओ टम्पू, अभी जो टम्पू है वो कल को दरोगा होगा, मजा आएगा। हैं, पढ़ना पड़ेगा बहुत, पढ़ाने के लिए गुरुजी हैं। आगे बढ़ते बच्चा, अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने जाना नियम क्या होते हैं, विधि क्या है, विधि का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, विधि ना हो तो क्या होगा, और मानव व्यवहार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। मानव व्यवहार जो होता है, मानव की गतिविधि जो है, किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। ये जो 5-6 चीजें, इनमें से किसी को डाउट या इनमें से कोई भी ऐसी चीजें हैं जो अटकी हुई हैं, आपको ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो कि नियम इत्यादि क्या होते हैं, विधि की आवश्यकता, यही तो सबने पढ़ा था। ये आधिकारिक कथन होते हैं जो बताते हैं कि किस विशेष स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना। विधि क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह, नियमों का संग्रह जो सरकार द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं मानव गतिविधि, मानव व्यवहार, मानव आचरण को नियंत्रित, विनियमित करने के लिए। उद्देश्य क्या है? शांति स्थापना, न्याय, उत्तरदायित्व, समानता, अधिकारों का संरक्षण, एक सभ्य और शांति सद्भाव वाले समाज की स्थापना। विधि ना हो तो क्या होगा? अराजकता। विधि ना हो तो क्या होगा? अराजकता, ताकतवर का शासन, अशांति। मानव व्यवहार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? भाई लालच, भय, डर, इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति जिन चीजों से करते हैं, वो जो संसाधन होते हैं, संसाधन तो सीमित होते हैं ना भाई। इच्छाएं तो असीमित हैं, संसाधन तो सीमित होते हैं। अब सब चाहते हैं कि सब कुछ मेरा हो, मुझे ज्यादा मिले। तो अब आप जब अपने को ज्यादा चाहोगे तो जाहिर सी बात है दूसरे से छीनने की कोशिश करोगे, दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करोगे, दूसरे के राइट्स का, दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करोगे। इससे क्या होगा? समाज में अराजकता आएगी। इन सभी कारणों से मानव व्यवहार को नियंत्रित या नियमित करना आवश्यक है। अब मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यस या नो करके बता देना। इन पॉइंट्स का जवाब आपके पास, अगर इन पॉइंट्स का जवाब आपके पास है तो आपकी समझ पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है। आपको क्यों पढ़ना है ये सब, ये। अब साथी यहां से हम लोग अपना मुख्य क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। अब उस दिन लास्ट चलते चलते मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि जो इंसान मानव गतिविधि करता है, मानव व्यवहार, मानव का जो आचरण है, मानव व्यवहार या मानव का जो बिहेवियर है, या मानव की जो एक्टिविटी, एक्टिविटी से समझते हो, मानव जो भी क्रिया करता है सुबह से शाम तक, जो भी वो कदम उठाता है, जो भी वो चीजें करता है, या कृत्य, कृत्य मतलब होता है एक्शंस, क्रियाएं, मानव द्वारा किए गए कार्य। यहां पे एक्स का मतलब क्या है, कृत्य का मतलब क्या है? मानव के कार्य, मानव के कार्य जो भी सुबह से शाम तक आप अपने डेली रोजमर्रा में काम करते हो। ओमिशन, चूक, केवल याद रखिएगा कार्य ही नहीं होते हमारी एक्टिविटीज में, जो हमें करना था वो हमने नहीं किया, चूक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हुए आपको हेलमेट लगाना था, आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो वो आपकी चूक है, वो आपसे की गई चूक। चूक मतलब जो करना था नहीं किया। इसमें तो आप कर रहे हो, एक्ट में, मानव के कार्य में आप कोई काम कर रहे हो, और चूक या लोप भी उसको कह सकते हैं, जो चीज आपको करनी थी वो चीज आप लोग नहीं कर रहे। तो इनको एक समाज में 2 भागों में बांट सकते हैं। मानव लोप, देखो मैं तुम्हें पहले बताऊं, तुम में से किसी को लगता हो कि तुम्हें नोट्स बनाना समझ में नहीं आ रहा, यार भैया ये क्या हो गया, तो देखो ये एक बच्ची है, ये तुम्हारी क्लास की बच्ची है, ये देखो उसके पास प्लेन कॉपी नहीं है, तो उसने लाइन वाली कॉपी में एक एक चीज को वैसे ही अलग अलग पेन से
लिख के नोट्स बनाए ना, जैसे जैसे छोटी चीजें बताए हो वैसे इस बच्ची ने नोट्स बनाने की कोशिश की है, किए नहीं किए तुम्हारे सामने। तुम्हें लगता हो कि तुम ये देखो क्या उसने एक एक चीज को नहीं बताया, वैसे जैसे लिखता हूं। मानव ने खुद को संगठित किया समूह या समाज में, समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ी। बहुत सारे नियमों के समूह को विधि या कानून कहते हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सरकार द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। तो तुम ये मत सोचना बच्चा कि जो तुम पढ़ रहे हो उसके कोई नोट्स नहीं बना रहा, वो सब ये देखो बस विधि क्या है उसकी परिभाषा वगैरह लिख दी, उसके विधि के उद्देश्य वगैरह लिख दिए बिल्कुल अच्छे से। ये तुम में सही है, जो क्वेश्चन पूछता हूं वो भी उसको लिख लिख के याद कर लेती है। और ये देखना ये बच्चे एग्जाम निकालेंगे, ये तुम्हें फाइनल लिस्ट में मिलेंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जो मानव के कृत्य, मानव के जो कार्य होते हैं या मानव द्वारा की गई चूक, उनको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं समाज में। एक समाज जिन कार्यों को अच्छा मानता है, उचित मानता है। भाई आप समाज में जो भी कार्य करते हैं, ये समाज में जो भी कार्य करते हैं वो उचित हो सकते हैं। किया था आपने इसमें वो इसको डिलीट करवा के 1 बजे का 12:50 का अलग बनवा दो। तो कहने का अर्थ क्या है, समाज के जो कार्य उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया जो समाज जिन कार्यों को उचित सही ठहराता है, इनको क्या कह सकते हैं, उचित या सही मानता है कि भाई ये कार्य इस व्यक्ति ने सही किया, ये समाज के हिसाब से सही है, समाज के मानक, समाज के मापदंड, समाज के मापदंड के हिसाब से सही है, उचित कार्य। वहीं आपके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको समाज दोष मानता है, जिनको समाज अनुचित कार्य मानता है कि भाई समाज के मापदंड के अनुसार ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं है, इनको साथी वो दोष मानता है। जैसे व्यक्ति में गुण होते हैं, व्यक्ति में दोष होते हैं। तो हमारे कार्य या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। तो ऐसे कार्य जिनको व्यक्ति एक समाज में उचित माना जाता है, सही माना जाता है, पुण्य के रूप में माना जाता है, उनको सही ठहराया जाता है। वही मनुष्य के कार्य चूक जो होती है वो दूसरी होती है जिनको दोष, जिनको गलत, जिनको बुराई माना जाता है। ये हो गई अच्छाई, ये हो गई बुराई। समझे मेरी बात? चलिए अच्छाई तो अच्छी बात है, अच्छाई की कोई पढ़ाई नहीं करता, अच्छाई को कोई नहीं सुनना चाहता। सब लोग किसके पीछे होते हैं? बुराई के पीछे। जो बुराई पे आए, अनुचित कार्यों पे आए, दोष पर आए, तो दोष भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैतिक रूप से अनुचित दोष, जिनको व्यावहारिक दोष भी कह सकते हैं, व्यावहारिक दोष, या जिनको सत्य व्यक्तिगत, ये सत्य नैतिक रूप से अनुचित होते हैं। समझे मेरी बात? मोरली अनजस्टिफिएबल, नैतिक रूप से गलत है। व्यावहारिक दोष होते हैं ये व्यक्ति के चरित्र से संबंधित हैं, ये पर्सनल कैरेक्टर से संबंधित होते हैं, ये व्यक्ति के चरित्र से संबंधित हैं, ये पर्सनल कैरेक्टर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भैया? पर्सनल कैरेक्टर से संबंधित है, व्यक्तिगत चरित्र से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में आए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और आपने नमस्कार नहीं किया, या मास्टर को देख के आप खड़े नहीं हुए, हो जाते थे ना नॉर्मली उसके सम्मान के लिए। आप मास्टर आया और आपने पैर पे पैरों रख लिया और तन के बैठ गए, होगा अपना मास्टर होगा घर को, मैं तो ना खड़ा होऊंगा। तो ये हो गया, ये व्यक्तिगत दोष है, ये व्यावहारिक दोष है। आपके व्यवहार में वो नैतिक रूप से गलत है, समाज में अनुचित, मतलब एक प्रकार से उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। समाज में जो बड़ों के, सम्मानित व्यक्तियों के से संबंधित या सम्मानित व्यक्तियों का से आपका आचरण कैसा हो, उसके लिए जो समाज ने कुछ मापदंड बनाए, उन मापदंड में आपका व्यक्तिगत चरित्र, चारित्रिक दोष है। वो कैसा दोष है? चारित्रिक दोष, व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी में। वही दूसरी ओर, जैसे नमस्कार नहीं करना, दूसरा वृद्ध को सीट नहीं देना। एक नॉर्मल सीट है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि बुजुर्ग की है, महिला की है, वो एक नॉर्मल सीट है, बस में गए और कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं जिनके हाथ में एक छड़ है, लाठी है, या अपना कोई सहारा है छड़ी वगैरह का, और वो बिल्कुल एकदम बुजुर्ग हैं और आप उन्हें देखकर उठे नहीं। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये साथी, इनको किस में रखोगे आप? ये गलत तो है, ये गलत तो है, ये दोष तो है, लेकिन कैसा है? नैतिक रूप से दोष है, नैतिक गलत चीज है ये।
यस या नो, यस या नो। बेटा नोट्स तो मैं तुम्हें हर पीडीएफ दूंगा ही दूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा दे दूंगा किसी के हैंड रिटन, पर तुम्हें उसका फायदा नहीं होगा जब तक तुम उतारोगे नहीं। तो मैंने कहा जो मानव की गतिविधि है, मानव की जो एक्शंस होते हैं, उसके करे गए कार्य है, उससे हुई चूक जो उसको करना चाहिए था परंतु नहीं किया, वो मुख्य रूप से समाज उसको दो भागों में बांटता है। एक साथ उचित कार्य है, सही कार्य है, इन पर कोई सवाल नहीं। बुरे कार्य, दोष, गलत। गलत भी दो तरह के होते हैं दोष। एक साथ याद रखिएगा, नैतिक रूप से अनुचित, ये व्यक्तिगत पर्सनैलिटी से होते हैं हमारी, कि भाई इसकी तो पर्सनैलिटी बेकार है, इज्जत नहीं करता बड़ों की, ये समझे मेरी बात। दूसरे होते हैं आपराधिक कृत्य। दूसरे कौन से हो जाते हैं सर? आपराधिक कृत्य, क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल दोष। मतलब वो गलत तो है और उनसे साथी केवल व्यक्तिगत चरित्र नहीं, उनसे समाज को नुकसान है, वो पूरे समाज को नुकसान कर रहे हैं, उससे पूरे समाज को हानि है, उससे पूरे समाज को हानि है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अनिष्ट सोसाइटी है, ये अनिष्ट सोसाइटी है। जो ये आपराधिक कृत्य, आपराधिक दोष, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर कर देना, किसी के डकैती डाल देनी, किसी का अपहरण कर देना, चोरी, अपहरण, डकैती, किसी पर हमला, फिरौती मांगना, ये सब क्या है साथी? ये आपराधिक दोष है। ये गलत भी है और ये समाज को हानि भी पहुंचा रहे हैं। ये क्या पहुंचा रहे हैं? समाज को हानि भी पहुंचा रहे हैं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, जो मानव गतिविधियां होती हैं, जो मानव से करे गए कार्य, चूक या लोप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वो जो चीजें आप सही ठहराओगे, जिन्हें कहोगे भाई ये कार्य सही किया उस बंदे ने, पर यह काम गलत है, अनुचित कार्य है, नॉट जस्टिफिएबल। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मोरल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग भी आप इसको कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो? क्रिमिनल रॉन्ग। तो उस व्यक्ति ने जो गलत किया वो गलत अपराध था, समाज को हानि हुई। ये क्या है साथी? ये समाज के लिए हानि है। ये क्या है? समाज के लिए हानि। जैसे हत्या, डकैती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं यहां पे कुछ गलत कार्य लिख रहा हूं, उन्हें तुम मुझे बताओगे वो अपराध है कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो माता पिता की बात नहीं सुनना, माता पिता की बात नहीं सुने, किस प्रकार का दोष है? माता पिता की बात नहीं मानना, माता पिता की बात नहीं मानना, माता पिता की बात नहीं मानना, बड़ों से तू तड़ाक करना, बड़ों से अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र मतलब यहां पर तू तड़ाक, अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र, बड़ों से अभद्र भाषा का प्रयोग, बड़ों से अभद्र भाषा का प्रयोग, बड़ों से अभद्र भाषा का प्रयोग, तू तड़ाक, माता पिता की बात नहीं मानना, बड़ों से अभद्र भाषा या तू तड़ाक का प्रयोग। वही साथी हमला, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, हमला। यह मान लेता हूं संपत्ति पर कब्जा करना, संपत्ति पर अवैध कब्जा, गैरकानूनी कब्जा, अवैध कब्जा, या आप ये कह सकते हैं गैरकानूनी। अवैध का मतलब क्या हो जाता है? गैरकानूनी कब्जा। गैरकानूनी कब्जा, बताइए किसी की संपत्ति पर इनमें से कौन सा नैतिक दोष है और इनमें से कौन सा आपराधिक दोष है? कौन सा इसमें नैतिक दोष है मतलब मोरल रॉन्ग है, और कौन सा इनमें से साथी, और कौन सा इनमें से क्रिमिनल रॉन्ग है? कौन सा इनमें से क्रिमिनल रॉन्ग है मतलब वो एक आपराधिक दोष है। वो कैसा दोष है बड़े भैया? ये एक आपराधिक दोष है, ये क्रिमिनल रॉन्ग है। ये एक क्रिमिनल रॉन्ग है। इनमें से बताइए। तो माता पिता की बात नहीं मानना, समाज क्या कहता है? एक अच्छा व्यक्ति उसे मानता है जो एक सीमा तक अपने माता पिता की अच्छी बातें मानता है। मैंने कह रहा हर बात मानना,
लेकिन उसे एक अच्छा बच्चा कहा जाता है, अच्छी संतान कहा जाता है, सोसाइटी समाज का मापदंड है। अगर वो बात नहीं मान रहा तो ये उसके व्यक्तिगत चरित्र से संबंधित है, ये एक नैतिक दोष है, ये एक मोरल रॉन्ग है। ये क्या है? नैतिक दोष, या इसे आप मोरल रॉन्ग कह सकते हो। इसे आप क्या कह सकते हो? मोरल रॉन्ग, कि भैया ये नैतिक दोष है। ये क्या है? नैतिक दोष। दूसरी तरफ वही अगर आप बड़ों से अभद्र भाषा, तो तड़ाका, भाई बड़े हैं हमसे, उनका हमें आदर, समाज क्या कहता है? समाज का मापदंड क्या है? समाज का एक मानक क्या है? समाज कहता है कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनसे आदर सम्मान से बात करनी चाहिए। हमें उनसे कैसी करनी चाहिए? आदर सम्मान से बात करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। परंतु हम उनसे तू तड़ाका, तो समाज को इस मापदंड का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाएगा कि भाई इससे बात मत करो, ये तो तू तड़ाक करता है। होते ना क्लास, गांव में क्लास में ऐसे कई जगह आपको बच्चे मिलते होंगे जो बदतमीज टाइप के होंगे, एकदम तू तड़ाक बोलेंगे, बोलने की तमीज नहीं होगी, आपका मन नहीं करेगा उससे बात करने का। और जो बहुत पोलाइटली बोलता है, विनम्र बोलता है, विनम्रता वाले व्यक्ति से बात करने का मन करता है ना, तो ये भी क्या है? मोरल रॉन्ग है। ये भी क्या है? मोरल रॉन्ग है। ये भी एक प्रकार का नैतिक दोष है। ये भी एक प्रकार का क्या है सर? नैतिक दोष है। ये भी क्या है? नैतिक दोष। और ये सब व्यक्तिगत चरित्र से संबंधित है। उसका व्यक्ति को गलत, बड़ा बेकार व्यक्ति है, चरित्र सही नहीं, इसका व्यक्तित्व सही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी खराब बताओगे ना, ऐसे व्यक्ति की आप क्या बताओगे कि उसकी पर्सनैलिटी खराब है, उसका व्यक्तित्व खराब है। व्यक्तित्व कि भाई डाउन टू अर्थ। अब वही आपको कोई विनम्र व्यक्ति मिले, डाउन टू अर्थ व्यक्ति मिले, आप आए, आपसे बहुत तमीज से बात करे, इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे आपकी, तो उसका कहोगे बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है, डाउन टू अर्थ है। आपके मन में होगा आगे बढ़े, ये व्यक्ति तरक्की करे। वही एक घमंडी व्यक्ति है, एरोगेंट व्यक्ति है, ऐसी व्यक्तियों को आप एरोगेंट कह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कह सकते हैं? एरोगेंट, घमंडी, इस प्रकार का कह सकते हैं ना कि बड़ा एरोगेंट व्यक्ति है। छी। परंतु ये जो दोनों व्यक्ति होंगे जो हमला कर रहे हैं किसी की संपत्ति पर, अवैध कब्जा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट डकैती, मर्डर, हत्या, इन सब आदि में शामिल है, ऐसे व्यक्ति क्या व्यक्तिगत चरित्र पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे इसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, बहुत खराब पर्सनैलिटी है। अब सीधा करेंगे क्रिमिनल है, अपराधी है, आप उसे क्रिमिनल कहोगे, अपराधी कहोगे। लेकिन इस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह रहे, इस व्यक्ति को आप क्या कह रहे हो कि भाई इसकी पर्सनैलिटी खराब है, इसके व्यक्तित्व में दोष है, मां बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, यही कह के चलते हो, या नो बताओ। लेकिन इस व्यक्ति को नहीं कहोगे मां बाप ने अच्छे दोष नहीं दिए, वो तो कहानी खत्म हो गई, उससे तो बहुत आगे आ गया। मां बाप के जो दोस्त थे वो तो अलग चीज है, इसकी तो यहां पे कहानी ही बहुत आगे चली गई। इसको आप क्रिमिनल कहोगे, इसको आप क्या कहोगे? क्रिमिनल कहोगे। इसको आप क्या कहोगे? क्रिमिनल। इसके व्यक्तित्व को दोष नहीं दोगे माता पिता को, यह व्यक्ति क्रिमिनल है। हां, अब जैसे एक व्यक्ति पूछ रहे हैं राजकुमार सर, किसी का उपहास करना, उपहास ठीक है, चलिए तुम्ही से पूछता हूं सबसे, कोई किसी का उपहास कर रहा है, कोई किसी का उपहास समझते हो? जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी चीज में, या मान लो कभी आपसे किसी उसमें कोई एग्जाम में आप फिजिकल में तो गए लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आया, या सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लेता हूं एक एग्जांपल लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो व्यक्ति आपका उपहास कर रहा है। उपहास का मतलब सबके सामने आप पे टोंट कस रहा है, ताने मार रहा है, टीका टिप्पणी कर रहा है, टोंट कस रहा है, तेरे बस की नहीं है, मां बाप के पैसे डुबा दिए, कहते ना ऐसे, तेरे बस की नहीं है, मां बाप के पैसे डुबा दिए, इतने साल से बाहर रह रहा है, तुझ पे कुछ भी नहीं है, तुझ पे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा है। तो इसको किस श्रेणी में रखोगे? मोरल रॉन्ग या फिर क्रिमिनल रॉन्ग? तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का। पढ़ाई बहुत आसान लगती है, फिर यह पता हो क्यों पढ़ रहा हूं, किस मकसद से पढ़ रहा हूं। इसके बाद में क्राइम क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ, स्टैच्यूटरी लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर, फिर क्राइम के तत्व, दंड के सिद्धांत, क्राइम के स्टेप्स, उत्तरदायित्व के प्रकार, ये कोई नहीं पढ़ाता। और जब तुम प्रीवियस ईयर देखोगे ना,
सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट से पूछता है जहां बच्चे फंसते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो उपहास तानी है, ये एक प्रकार से आप इसे कह सकते हो, आप उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाओगे कि कितना इसका हल्का व्यक्तित्व है। किसी व्यक्ति की क्षणिक सफलता के ऊपर यह व्यक्ति इतना उपहास उड़ा रहा है। सफलता असफलता केवल क्षणिक है, दूसरे के लिए वो तुम्हारी असफलता है, तुम्हारे लिए वो सीख है कि अब मुझे गलतियां नहीं करनी और इससे आगे निकलना है। हर चीज का नजरिया है। समाज लेकिन उपहास उड़ाने वालों को, या जो किसी पर टोंट कसते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं मानता। तो यह साथी नैतिक रूप से गलत चीज है, यह उस व्यक्ति का नैतिक दोष है। कोई असफल व्यक्ति है, उसको अभी तो उसने प्रयास तो किया ना, पूरे मन से प्रयास ना किया वो अलग बात है, उसकी सराहना मत कीजिए, कोई बात नहीं, उसकी हौसला अफजाई मत कीजिए, कोई बात नहीं, बट उसका मजाक भी तो मत उड़ाइए। जबकि कभी भी आपके जीवन में कोई असफल व्यक्ति आए, मेरे में कोई आता है, मैं हमेशा उसका वो सिरा छोड़ देता हूं, उसको भयंकर, उसका अलग नजरिया देने की कोशिश करता हूं। तो ये कैसा रॉन्ग है? आप इसे साथी व्यक्तित्व का दोष कह सकते हो, उसका नैतिक दोष कह सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए, अब यहां तक ये क्लियर हुआ, ये दोनों तीनों बातें क्लियर हुई। अनुचित कार्य या साथी जो है, इसमें कोई दिक्कत? यहां पे कोई इश्यू यस या नो करके बताइए। कुछ पूछना हो यहां तक पूछ लीजिए। टू वे कम्युनिकेशन रखिए, कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करता हूं। मैं आपके देखकर कोशिश करता हूं आपकी चीजों के जवाब देने की, क्योंकि मेजर है, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। बहुत अच्छे। अब यहां पर आप एक समझिए, अगली हेडिंग आ जाती है, क्राइम क्या है, अपराध क्या है। अभी तक तुमने पता चल गया मोरल रॉन्ग, कुछ समझ में आया अपराध क्या है। तो जाहिर सी बात है, अपराध क्या है? मानव की गतिविधियों को ही, जो मानव है उसकी गतिविधियां या कृत्य, उसकी गतिविधियां या उसके ऐसे कार्य या उसके द्वारा की गई चूक या लोप, चूक को क्या कह देते हैं? लोप कह देते हैं। ठीक है भैया, मानव गतिविधियां, कृत्य, चूक या लोप, जिन्हें कानून के द्वारा, जिनसे किसी व्यक्ति, किसी के जीवन संपत्ति, किसी के जीवन संपत्ति, किसी के जीवन संपत्ति आदि को संकट उत्पन्न होता है, आदि को संकट उत्पन्न होता है, संकट उत्पन्न होता है, अथवा किसी के अधिकार का अतिक्रमण होता है। आगे लिख लेना, अथवा किसी के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, किसी के अधिकारों का अवैध अतिक्रमण, किसी के अधिकारों का अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण होता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कानून के द्वारा नियमित, या ये भी कह सकते हैं विधि द्वारा घोषित व दंडनीय, विधि द्वारा घोषित व दंडनीय ऐसे मानव गतिविधियां, कृत्य या चूक, या तो जिनसे किसी के जीवन संपत्ति आदि को संकट उत्पन्न होता है, या फिर अथवा किसी के अधिकारों का अवैध अतिक्रमण होता है। ऐसी किसी भी गतिविधि, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को तो डिक्लेयर्ड एंड पनिश्ड बाय द लॉ all the human activities, acts or omissions that can cause injury or danger to the life or property of any person or
कैन वायोलेट द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपराध क्या है? तो अपराध एक्चुअल में क्या बताता है? गतिविधि, कृत्य या चूक जो होती है, इन्हीं गतिविधि या चूक जो मानव करता है, और ऐसी गतिविधि या चूक जिनसे किसी के जीवन संपत्ति आदि को संकट उत्पन्न हो, जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति आदि को संकट उत्पन्न हो। और यह गतिविधि किसके द्वारा घोषित होनी चाहिए? यह साती विधि के द्वारा घोषित होनी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने इसकी सादा सी परिभाषा क्या लिखी? एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और ओमिशन पनिश्ड बाय द लॉ, पनिश्ड बाय द लॉ, पनिश्ड बाय द लॉ, पनिश्ड बाय द लॉ। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पनिश्ड बाय द लॉ कहने का अर्थ क्या है? अपराध क्या है? व्हाट इज क्राइम? विधि द्वारा दंडनीय उस गतिविधि को, उस कार्य को जो कार्य अपराध है, वो कार्य जब तक कि कानून द्वारा घोषित ना किया जाए, जब तक कि कानून उस कार्य को अपराध घोषित ना करे, उसको कानून दंडनीय ना बनाए, तब तक कोई भी कार्य अपराध नहीं है। कोई कार्य तभी अपराध होगा जब किसी कानून के जरिए उसे घोषित किया जाए या कानून के जरिए उसे दंडनीय बनाया जाए। मान लेता हूं कल को नमस्ते ना करना, आज नमस्ते ना करना कोई अपराध नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले की बात करें कि जब कोई आप फिल्म देखने जाते थे और जब फिल्म सिनेमा हॉल में शुरू होती थी, जब फिल्म सिनेमा हॉल में शुरू होती है तो हमारा जो नेशनल एंथम है वो सुनाई देता, राष्ट्रगान। सब लोगों को यह नियम है कि फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान बजता है, सब लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। पहले क्या था कि राष्ट्रगान बज रहा है, उसके सम्मान में फिल्म में आप खड़े नहीं हो रहे, यह कार्य अपराध नहीं माना जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और वर्तमान में क्या है कि यदि आप राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हो रहे तो ऐसा करना क्या हो सकता है? अपराध हो सकता है। यह कार्य राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा ना होना, यह कार्य आपका, यह आपकी गतिविधि है, आपके द्वारा की गई एक चूक है। आपको कानून में था यह कार्य करना था, लेकिन अब चूक गए, आपने वो कार्य नहीं किया। अब इस कार्य को अपराध माना गया है। तो क्यों माना गया? क्योंकि इस कार्य को कानून के द्वारा अपराध घोषित किया गया है। जब तक कानून किसी कार्य को अपराध घोषित ना करे, तब तक वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कल को फॉर एग्जाम्पल ऐसे कई सारे अपराध हैं। जैसे 1950 की बात करूं, जब संविधान लागू हुआ था, मान लो 1950-55 की बात, तब इंटरनेट नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था। जब इंटरनेट था नहीं तो इंटरनेट से संबंधित अपराध भी नहीं थे। इंटरनेट से संबंधित मान लो हैकिंग, तब क्या हैकिंग कोई कार्य अपराध था? लेकिन जब आईटी एक्ट 2000 आया, जब हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया, इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यह किसके द्वारा बनाया गया? संसद द्वारा। संसद द्वारा विधि बनाकर, कानून बनाकर, यह कानूनी तो है, संसद द्वारा विधि, कानून या अधिनियम बनाकर हैकिंग को अपराध घोषित कर दिया गया। हैकिंग को भी क्या घोषित कर दिया गया? अपराध घोषित कर दिया गया और दंड रखा गया। इसको कानून द्वारा दंडनीय बना दिया गया। जिस दिन से यह आईटी एक्ट साल 2000 लागू हुआ, उसके बाद से हैकिंग का अपराध है या नहीं है? लेकिन उससे पहले हैकिंग अपराध नहीं था। क्यों? क्योंकि हैकिंग को कानून के द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया था। हैकिंग को कानून के द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया था। तो हम दुनिया में, जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, वो समाज के लिए उचित है तो अच्छी बात है, अनुचित हो सकते हैं। उन अनुचित में से कुछ हमारे व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, पर्सनैलिटी से संबंधित होते हैं। वो सब पर्सनैलिटी से जो संबंधित है। ऐसा नहीं कि नमस्ते ना करना, बुजुर्ग को सीट ना देना,
अभद्र भाषा, तू तड़ाक का उपयोग करना, वो सब अपराध नहीं। वो गलत कार्य तो हैं, समाज के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्तित्व खराब है, परंतु वो अपराध नहीं है। अपराध तभी माना जाएगा कोई कार्य जब वो कार्य को कानून अपराध घोषित कर दे। विधि, इसीलिए मैंने परिभाषा में क्या लिखा, विधि द्वारा दंडनीय। सबसे पहले क्या आएगी, उस कार्य के लिए विधि, विधि उस कार्य को दंडनीय घोषित करेगी। और इसीलिए जो कार्य विधि द्वारा दंडनीय होते हैं या विधि द्वारा जो कार्य इलीगल होते हैं, भाई एक तो हो गया लीगल, जो कार्य कानूनी है, मतलब कानून उस कार्य को करने की आजादी देता है, यह वैध है, यह क्या है, वैध। और जो इलीगल है, जिसको करने की कानून आजादी नहीं दे रहा, वो अवैध कार्य है। यह अवैध कार्य क्या है, यह अपराध है। इसको याद रखिएगा, विधि द्वारा घोषित किया गया है कि भाई यह कार्य करोगे तो अपराध है और इसके लिए यह फलाना दंड है, यह दंड मिलेगा। तो विधि द्वारा दंडनीय कोई भी गैर कानूनी कृत्य या लोप, विधि द्वारा दंडनीय कोई भी गैर कानूनी कृत्य है, तो वो कृत्य कैसा होना चाहिए, अवैध। विधि ने उस चीज को मना किया हो। गैर कानूनी कृत्य या लोप, और किसके द्वारा दंडनीय, विधि के द्वारा दंडनीय। तो सिंपल भाषा में आपसे पूछूंगा, क्या मानव के सभी कार्य अपराध हो सकते हैं, या मानव के सभी कार्य अपराध हो सकते हैं? क्या मानव के सभी कार्य अपराध हो सकते हैं? क्या मानव के सभी कार्य, मानव के सभी कृत्य, मानव के सभी लोप, मानव से हुई चूक, जो भी मानव से चूक हुई है, क्या वो अपराध हो सकते हैं? क्या ये अपराध हो सकते हैं, यस या नो बताओ। एक सड़क पर आवारा पशु था, उसकी देखभाल उस कॉलोनी के किसी लोग ने नहीं की, वो भूख प्यास से पशु मर जाता है। या कोई बुजुर्ग भिखारी व्यक्ति था, उसकी देखभाल किसी ने नहीं की, भूख प्यास से वो व्यक्ति मर जाता है। तो उस कॉलोनी के सभी लोगों ने अपराध किया क्या? नहीं है। क्यों? सभी कार्य चूक कैसे हो सकती है? केवल वे कार्य, केवल वे कार्य जो विधि मतलब कानून द्वारा, जो किसी एक्ट, किसी अधिनियम द्वारा, किसी संहिता द्वारा, उसको संहिता भी कहते हैं, किसी अधिनियम अथवा संहिता द्वारा अवैध घोषित वे दंडनीय है। जिन कृत्यों को अवैध घोषित किया गया है, जिन्हें अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया है। अवैध का मतलब क्या है? गैर कानूनी। और ये ज्यादातर वही होंगे जो साथी समाज को, जो किसी के जीवन संपत्ति आदि को संकट डाल रहे होंगे या किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे होंगे। ऐसे कार्यों को ही कानून क्या करेगी? अवैध घोषित करेगी, और उसके लिए दंड का प्रावधान। तो सभी कार्य अपराध नहीं होते, केवल ऐसे कार्य जो कानून के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा, किसी लॉ, किसी संहिता के द्वारा गैर कानूनी घोषित किए गए, ये समाज के लिए हानिकारक है, किसी की संपत्ति, किसी के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अभी ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कहता है कि कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के बाहर रोड पर एक भिखारी रहता है, वो खुद खाना पीना करने में समर्थ नहीं है, लोग कलयुगे बदलते जा रहे हैं, उन्होंने उसको खाना पीना नहीं दिया, लॉकडाउन मान लेते और भूख प्यास से मर गया। तो ऐसा करना अपराध नहीं है, ऐसा करना अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं है, क्योंकि इसको कानून में अपराध घोषित नहीं किया गया। परंतु मान लो एक मां बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे बच्चे का, एक छोटा बच्चा हुआ, उसकी एज 1 साल की है, छोटा बच्चा, इसकी एज क्या है? 1 साल की। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ए और बी में अंतर समझना। एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की आयु कितनी है? 1 साल है। यहां कॉलोनी में वृद्ध भूखा बेचारा मर गया, उसको किसी ने खाना नहीं दिया, यह एक कार्य अपराध नहीं है।
लेकिन एक छोटा बच्चा 1 साल का, उसके मां बाप ने उसकी देखभाल नहीं की और बच्ची की मृत्यु हो जाती है भूख प्यास से, या मां बाप अपने में मस्त थे, या माता उसे दूध का सेवपान नहीं कराती थी, या उसका ख्याल नहीं, इस बच्चे की मृत्यु होगी। तो क्या यह अपराध है? क्या यह अपराध है? हां, यह अपराध है। क्यों? क्योंकि इसे कानून में अपराध घोषित किया गया। बच्चा छोटा है, मां बाप की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व में बच्चे की देखभाल करना। मां बाप से देखभाल में चूक हो गई, मां बाप ने अपने कर्तव्य में लोप कर दिया, चूक कर दी, भूल कर दी, तो ऐसी भूल अपराध है। इस कार्य को विधि में, कानून में अपराध बनाया गया है। इसका मतलब कोई कार्य कब अपराध होगा? सिंपल पूछूं, जब वो विधि द्वारा दंडनीय, विधि द्वारा उसको अवैध घोषित किया गया है, कानून के द्वारा उसको अवैध घोषित किया गया है। अब एक मैं सिंपल और एक एग्जांपल दे देता हूं और अच्छे से समझ लोगे। एक कंडीशन देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपीए जिसको बोल देते हैं, कि जो गर्भ है, गर्भ का चिकित्सीय गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यह साथ गर्भ चिकित्सा आधार पर गर्भपात अधिनियम, चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, यह महिलाओं को एक लिमिट तक गर्भ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भपात की इजाजत देता है। वहीं यदि यही गर्भपात स्त्री की मर्जी के बिना किया जाए, स्त्री के मर्जी के बिना, यहां तो ये एक्ट है, यहां तो एक कानून है, और यहां स्त्री की मर्जी होती है। यहां क्या होती है? स्त्री की मर्जी। यहां क्या होती है? स्त्री की मर्जी। तो यहां ए वाली कंडीशन में कानून है, कानून में गर्भपात कराने की मर्जी एक लिमिट तक, यह अपराध नहीं है, यह कार्य अपराध नहीं है। लेकिन यदि वही गर्भपात स्त्री के मर्जी के बिना करा रहे हैं, तो ऐसा करना क्या है? अपराध है। यह बी वाले में अपराध है। तो यह अपराध क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान देना है आपको, इसमें कानून ने इस काम को अपराध घोषित किया था, जबकि वही कानून ने स्त्री की मर्जी के साथ चिकित्सीय आधार पर उस गर्भ से माता के जीवन को संकट हो सकता है, या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है गर्भ को, कुछ ऐसे, तब अपराध नहीं है। तो क्योंकि यहां पे कानून ने ऐसा करना अपराध नहीं माना, जबकि दूसरी तरफ कानून ने इस कार्य को अपराध माना, इस काम को गैर कानूनी माना, इसको गैर कानूनी या अवैध घोषित किया और दंडनीय बनाया। तो कोई भी कार्य तभी अपराध है जब उसे कानून के द्वारा घोषित किया गया हो, वो कानून के द्वारा दंडनीय हो। एक लाइन में लिख दीजिए, बस एक वर्ड में। तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी कार्य कब अपराध है, तो आपको लिखना होगा जब विधि उसे दंडनीय घोषित कर दे, या कानून उसे गैर कानूनी दंडनीय घोषित कर दे। तो विधि द्वारा दंडनीय कोई भी गैर कानूनी कृत्य या लोप, एक कार्य भी हो सकता है, या जो कार्य तुम्हें करना था उसमें तुमसे चूक हो गई, वो भी। और जनरली ये जो क्रिमिनल कार्य होते हैं पूरे समाज के विरुद्ध होते हैं, इनसे पूरे समाज को खतरा है। और दूसरे एक बहुत अहम बात, ये किसी के जीवन आदि को संकट उत्पन्न करते हैं, ये किसी के जीवन आदि को संकट उत्पन्न करते हैं। यहां तक बताइए आपको किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो जो कार्य आज अपराध नहीं है, हो सकता है भविष्य में वो कार्य अपराध हो जाए। जैसे समाज में परिवर्तन आता है, वैसे अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है, वैसे अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे अपराध के भी नए नए तरीके। अब कोई नया तरीका निकला,
सरकार कल को उसे घोषित कर सकती है अपराध है, और सरकार को लगता है सामाजिक हित में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वो ट्रिपल तलाक वाला कानून देखा होगा, जिसमें जो इंस्टेंट तलाक था, त्वरित वाला, जिसमें 3 बार तलाक 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 कह के तलाक दे दिया जाता था, वो जब तक वो कानून नहीं आया तब तक ऐसा करना अपराध था क्या? जो साथी आपने कानून के विषय में सुना होगा, जिसको ट्रिपल तलाक अधिनियम कहते हैं, नॉर्मल, उसका नाम तो कुछ और है, अभी लिखवा दूंगा, पर सोचो जिस दिन से वो लागू नहीं हुआ उस दिन से पहले क्या वैसा करना अपराध था? नहीं। लेकिन वही कार्य जब कानून ने गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिस दिन से वो अधिनियम लागू हो गया, जिस दिन से वो अधिनियम लागू हो गया, उस दिन से वो कार्य अपराध माना गया। यार इसमें तो चल ही नहीं रहा है, इसकी लाइट नहीं आ रही इसमें, इधर नहीं, वही दिक्कत है। हुआ नहीं हुआ, इसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। अगर समझ रहे हैं, मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, 3 साल तक की सजा और जुर्माना। जो भी इंस्टेंट तलाक देगा उसको कितने साल का? 3 साल की सजा और जुर्माना। और यह कानून कब से लागू हुआ? यह कानून साथी 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ। 19 सितंबर 2018। तो 19 सितंबर 2018, उसके बाद में अगर कोई भी ट्रिपल तलाक देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी इस कानून के तहत, और वो साथी क्या है, उसे सजा मिलेगी कितनी? 3 वर्ष प्लस जुर्माना। और पहले 19 सितंबर 2018 से पहले, 19 सितंबर 2018 से पहले यह कार्य अपराध नहीं था। ट्रिपल तलाक देना अपराध नहीं था। ट्रिपल तलाक, ये जो कार्य व्यक्ति कर रहा है ट्रिपल तलाक देने का, यह अपराध नहीं था, अपराध नहीं था। परंतु यहीं पर आप समझिए कि जब 2019 में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया। यह कब आया? 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ। 19 सितंबर 2018 से लागू। तो उस दिन या इसके बाद, इस दिन जिस दिन यह लागू हुआ या इसके बाद कभी भी यदि यह कार्य कोई करेगा ट्रिपल तलाक देने का, तो ऐसा कार्य क्या है? अपराध। तो यह कानून में घोषित किया ना, इसके लिए विधि बनाई गई, इसके लिए कानून बनाया गया, और इस कानून द्वारा इस कार्य को अपराध घोषित किया गया। तो कुछ कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई भी कार्य तभी अपराध है जब उसे विधि द्वारा घोषित किया गया हो, तब उसे विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। इसको एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लेना, इसको एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लेना, और मुझे बताओ यहां तक मजा आ रहा है? यस या नो करके बताओ। नोट्स में मूल विधि के नोट्स आएंगे, जिसको पुराने आगे उसको नई भी भेजेंगे, नई प्रिंटिंग पर चले गए, टेंशन मत लो। अभी क्लास में नोट्स से कुछ नहीं होने वाला, नोट्स केवल हेल्प करेंगे। जो कुछ बदलाव लाएगी तुम्हारे जीवन में वो क्लास लाएगी। जिस तरीके से आपस में चर्चा करा करो लाइब्रेरी में, क्या तुम्हारे पढ़ने के साथ 1-2 ग्रुप हैं छोटे छोटे, उनमें चर्चा किया करो। विधि के उद्देश्य बताओ, नियम क्या है, विधि क्या है, विधि की आवश्यकता क्यों ना हो तो क्या होगा, क्राइम क्या है, कब कोई कार्य क्राइम माना जाएगा, दोष, अच्छाई, बुराई, दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। कोई एग्जाम्पल दो कि कोई कार्य 2018-19 से पहले अपराध नहीं था और 2018 के बाद वो कार्य अपराध है। तो यह कानून के ऊपर है कि कब वो किस चीज को अपराध बना दे, क्योंकि इस चीज से अधिकारों का हनन हो रहा था। मैंने कहा ना, जीवन संपत्ति अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसने कहा कि बात ठीक है भाई, अधिकारों का हनन हो रहा है,
ठीक, अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार को उसने कहा कि भाई आप कानून बनाओ, कानून बनाना आपका काम है। सरकार ने संसद से कानून बनाया। हमने पढ़ा था ना, पूरे समाज के लिए नियम बनाने का ठेका किसको दे दिया? समाज के लिए नियम बनाने का ठेका किसको दे दिया? समाज के लिए नियम बनाने का ठेका सरकार को दे दिया। समाज के लिए नियम कौन बना रही है? सरकार बना रही है। कौन बना रही है? सरकार बना रही है ना। तो सरकार ने संसद के द्वारा बना दिया कानून, उस अपराध कर दिया जो अपराध नुकसान दे रहा था, जो कार्य है। समझ में आ रही है बात? अब बताओ, आनंद आया कुछ? अब सिविल लॉ, ये सब, इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ोगे। बहुत ज्यादा दिमाग की चीजें एक भी क्लास में छोड़ना, क्लास के तुरंत शुरुआत में आ जाना, पहली मिनट में ही, बाद में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब समझे मेरी बात? चलिए, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, टीम बहुत अच्छी है, ड्रीम टीम। नोट्स बनाओ, पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो, स्वयं से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बताओ, कुछ और रास्ता निकालते हैं। पर यह साथी गला काट प्रतियोगिता है। 5,000 वैकेंसी, 15 लाख फॉर्म। कई गांव में से किसी एक दो का नंबर आता है। किसी को गाली देना, यदि गाली सार्वजनिक दे रहे हो, अपराध है। अब हां, अगर वो गाली रिकॉर्ड हो गई तो वहां पे मानहानि का केस कर सकता है, तो गाली नहीं देनी चाहिए। नोट्स 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 से कुछ नहीं हो सकता। नोट्स तो बनाने पड़ते हैं। कल को तो मैं कहूं तुम्हारी वर्दी कोई और पहन ले, ड्यूटी कोई और कर दे, तनख्वाह कोई और ले ले, शादी भी कोई और कर दे तुम्हारी जगह जाके, हैं? इतना आलस भी ठीक नहीं है। पता लगी जी भाई ब्याह मेरे नाम पे, कार्ड मेरे नाम पे छप रहे हैं, और जाओ घोड़ी पे तो कोई और बैठ जाओ, जाओ फेरों में कोई और बैठ जाओ। बहू मेरी है, परंतु ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार। आनंद तुम्हें लेना है जीवन का, संघर्ष भी तो तुम्ही को करना पड़ेगा जीवन का। चलो बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।